तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिन दो इक्वेशंस की आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है उसे एक एक करके समझ लेते हैं और उसको प्रूफ भी कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो आइए हम लोग पहला जो रिलेशन है मेरा वह है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी कि जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी रिजिड बॉडी अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उस रोटेशन के क्रम में जो उस रिजिड बॉडी पर नेट टॉर्क लगता है उस नेट टॉर्क का उस रिजिड बॉडी के एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग साबित करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो मास है वह स्मॉल m है। क्लियर है? और हम यह भी मान लेते हैं कि यह पार्टिकल किसी टेंजेंशियल फोर्स और किसी रेडियल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है? ठीक। मान लेते हैं कि इस पार्टिकल पर जो लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स है वह टेंजेंशियल फोर्स Ft है। क्लियर है? ठीक। और जबकि इस पार्टिकल पर लगने वाला जो रेडियल फोर्स है उस रेडियल फोर्स को हम लोग मान लेते हैं कि Fr है। क्लियर है? ठीक है। और यह पार्टिकल इस टेंजेंशियल फोर्स और इस रेडियल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह स्मॉल r है। क्लियर है? साथ ही साथ मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वह यह सेंटर है और इस सेंटर को हम लोग O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। क्लियर है? तो मैं इसे एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर? ठीक। तो मान लेते हैं कि यह m मास का हमारे पास एक पार्टिकल है और यह पार्टिकल इस टेंजेंशियल फोर्स और इस रेडियल फोर्स के इन्फ्लुएंस में r रेडियस के इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक। साथ ही साथ हम लोग यह मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्लियर है? और उसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वह एंगुलर एक्सीलरेशन हमने अल्फा माना। उस एंगुलर एक्सीलरेशन को हमने कितना माना? अल्फा माना। क्लियर है? ठीक। यानी कि स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह पार्टिकल जब टेंजेंशियल फोर्स और इस रेडियल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आर रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के क्रम में किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन जो है उसी इंस्टेंट पे अल्फा है। क्लियर है? ठीक। तो फाइनली हमें इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट टॉर्क यानी कि टाउ तथा इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है इस अल्फा के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट टॉर्क और इस पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है इसके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यह टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा और यह रेडियल फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल के पास किसी भी इंस्टेंट पे दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं। एक जो एक्सीलरेशन होता है वह उसके टेंजेंट के लॉन्ग लगता है जिसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं और इसे AT से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक। और यह AT जो होता है वह AT होता कितना है? R इंटू अल्फा की इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक। और जो दूसरा एक्सीलरेशन होता है वह रेडियस के अलोंग सेंटर की ओर लगता है जिस एक्सीलरेशन को बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन और उसे हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और AR होता कितना है? ओमेगा स्क्वायर इंटू R की इक्वल होता है जहां R क्या होता है? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। क्लियर है? ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यह टेंजेंशियल फोर्स और यह रेडियल फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यह जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वह कितना होगा? तो फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस पार्टिकल का जो मास है वह m है। साथ ही साथ इस पार्टिकल का इस टेंजेंट के अलोंग जो एक्सीलरेशन होता है वह क्या होता है? AT होता है। तो यह जो Ft होगा, यह जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वह कितना होगा? इस पार्टिकल का मास m इंटू इस टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सीलरेशन है वह कितने हमारे पास? AT है। तो इंटू क्या लिख देंगे? AT लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m इंटू AT। AT की जगह पे क्या लिख देंगे? R इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं? R इंटू अल्फा लिख देते हैं। क्लियर है? तो यह जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? m इंटू R अल्फा आ गया। क्लियर? ठीक। तो अब हम लोग इस रेडियस के अलोंग सेंटर की ओर लगने वाले इस
रेडियल फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यह जो रेडियल फोर्स होगा वह कितना होगा, इस पार्टिकल का मास कितना हमारे पास m है, इंटू क्या लिखेंगे, इस रेडियस के अलोंग इस सेंटर के डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे लगने वाला जो रेडियल एक्सेलरेशन है वह कितना है, AR है, तो इंटू क्या लिखेंगे, AR लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। तो FR का वैल्यू हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, m इंटू AR, AR के जगह पे कितना लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। फाइनली हमें रेडियल फोर्स का जो वैल्यू मिल जाएगा वह कितना मिल जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और यह किस डायरेक्शन में रेडियल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में रेडियल फोर्स लगेगा, यानी कि सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा रेडियल फोर्स। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पार्टिकल पे लगने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स है उसे कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ इस पार्टिकल पे रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक। तो फाइनली हमें किसके किसके बीच में रिलेशन स्थापित करना है, टॉर्क और अल्फा के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोग इस पार्टिकल पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं और जो रेडियल फोर्स लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस का इस सेंटर O के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस सेंटर O के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ O है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यानी हमने क्या माना कि इस O पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह कितना हमने माना, टाउ O माना। क्लियर है, तो टाउ O बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग यह देखेंगे कि इस पार्टिकल पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वह कितना है, Ft फोर्स है। तो इस Ft फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा उसे यदि हम लोग टाउ1 बोल दे तो टाउ1 हम लोग लिखेंगे वेक्टर। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस पार्टिकल पर जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वह कौन सा फोर्स है, Fr फोर्स है। क्लियर है, तो इस Fr फोर्स का, तो इस रेडियल फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है उसे यदि हम लोग टाउ2 बोल दे तो हम लोग प्लस क्या लिख देंगे, टाउ2 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस पार्टिकल पर दूसरा कोई फोर्स लग नहीं रहा है। क्लियर है, ठीक। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, टाउ1 प्लस टाउ2 होगा। क्लियर है, तो इस पार्टिकल पर इस O पॉइंट के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा यानी कि टाउ वेक्टर जो होगा वह किसके इक्वल होगा, इस टेंजेंशियल फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वह टाउ1 है और इस रेडियल फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वह टाउ2 है। तो यह जो टाउ वेक्टर होगा वह टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर के सम के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। लोग अब हम लोग इस टाउ1 वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं, इस टाउ2 वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमें इस O पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो टाउ1 वेक्टर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगा कितना, तो टाउ1 वेक्टर जो होगा वह क्या होगा, इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा। क्लियर है, और इस वेक्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, R वेक्टर बोल देंगे। क्लियर है, तो R वेक्टर के जगह पे तो हम लोग R ही वेक्टर लिखेंगे। क्लियर, ठीक। और यह जो F है वह F किस डायरेक्शन में है, इस टेंजेंट के लॉन्ग है और इस टेंजेंट के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वह कितना है, Ft वेक्टर है। लोग इस F को क्या लिखेंगे, Ft वेक्टर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि इस पार्टिकल पर जो यह टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इस टेंजेंशियल फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, टाउ1 बराबर R क्रॉस Ft होगा। क्लियर, ठीक। तो R वेक्टर मेरा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। इस एक्सिस को यदि हम लोग एक्स एक्सिस बोल दे, क्लियर है, तो जब हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माने हैं तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, Ft फोर्स लग रहा है। तो यह जो Ft फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह किस एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस R वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इस मास का इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि R वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, R ही होगा। और चूंकि यह x डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, RI कैप लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। क्रॉस, क्लियर है, ठीक। Ft का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, mr इंटू अल्फा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, mr इंटू अल्फा लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। और यह Ft यानी कि यह जो टेंजेंशियल फोर्स है वह किस एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। तो इंटू क्या लिख देंगे, जे कैप लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mr स्क्वायर इंटू अल्फा मिल जाएगा। और I क्रॉस जे को क्या हम लोग बोलते हैं, k बोलते हैं, यानी कि k कैप मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस Ft फोर्स का यानी कि इस टेंजेंशियल फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mr स्क्वायर इंटू अल्फा होगा। और यह किस डायरेक्शन में होगा,
तो यह जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस बोर्ड के प्लेन में है तो जेड एक्सिस क्या होगा मेरा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यह मेरा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा और इसी एक्सिस के लॉन्ग ही क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो टाउ1 वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अल्फा कैसा क्वांटिटी होता है, अल्फा जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, और इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सिस के लॉन्ग होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वह किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, इस जेड एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह इस केस में किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, इस जेड एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस अल्फा इंटू के कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्फा वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमें फाइनली टाउ1 वेक्टर जो मिल गया वह कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। अब हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में जो रेडियल फोर्स एफ आर लग रहा है, इसका टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो रेडियल फोर्स लग रहा है, रेडियल फोर्स का इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है उसको हम लोगों ने कितना माना है, टाउ2 माना है। टाउ2 बराबर जो होगा वह क्या होगा, आर क्रॉस एफ इन आर होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वह कौन सा फोर्स है, एफ आर है, और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना है, आर है। तो हम लोग टाउ2 बराबर क्या लिखेंगे, आर ई क्रॉस एफ आर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में आर वेक्टर है, और एफ वेक्टर क्या है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आर वेक्टर और एफ आर वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह आर ही होगा। एफ आर हमारे पास कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, तो क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। और इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो इस आर वेक्टर और इस एफ आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एफ आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर इधर है और एफ आर वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है। तो इंटू क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री लिखेंगे। तो साइन 180 डिग्री होता कितना है, 0 होता है, यानी टाउ2 वेक्टर हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस फोर्स का हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, वो हमें कितना मिल गया, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर मिल गया। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस पार्टिकल पर इस जो सेंटर के लॉन्ग जो रेडियल फोर्स लग रहा है उस फोर्स का भी हमने इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, और वह हमें कितना मिल गया, टाउ2 वेक्टर बराबर 0 मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर होगा। तो टाउ1 वेक्टर हम लोगों को कितना मिल गया, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर मिल गया। क्लियर है, ठीक है। और टाउ2 वेक्टर हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो प्लस क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से टाउ वेक्टर हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। चूंकि इस पार्टिकल का मास हमने कितना माना है, m माना है, और इस सेंटर से इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना हमारे पास है, r है। क्लियर है, तो इस O पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे यदि हम लोग IO बोले तो IO बराबर क्या होगा, m इंटू आर स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस पार्टिकल का इस O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा, और इसे हमने किसी से इंडिकेट किया, आई नॉट से इंडिकेट किया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। क्लियर है, तो फाइनली हमें टाउ वेक्टर कितना मिल जाएगा, टाउ वेक्टर जो मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एम आर स्क्वायर जो है वह इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है, तो एम आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग आई नॉट लिख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, आई नॉट इंटू अल्फा होगा। क्लियर है, तो यह इक्वेशन टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, इस इक्वेशन की खास बात यह है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जाता है उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि हमने इसी ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का नेट टॉर्क कैलकुलेट किया है। क्लियर है, और साथ ही साथ हमने इस ओ पॉइंट के अबाउट ही इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई नॉट कैलकुलेट किया है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जाएगा उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, तो जनरली हम लोग क्या याद रखते हैं, टाउ बराबर आई अल्फा याद रखते हैं। क्लियर है, यदि टाउ को वेक्टरली लिखते हैं,
टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस अल्फा को भी क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे। क्लियर है। इस चूंकि आई एक स्केलर क्वांटिटी होता है तो इस पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और इस इक्वेशन का यूज करते समय हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ ओ लिखेंगे। तो हमें इस ओ पॉइंट के अबाउट ही इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, यानी कि हम लोगों को क्या लिखना होगा, हम लोग क्या निकालेंगे, आई ओ निकालेंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करेंगे तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, टाउ बराबर आई अल्फा होता है। क्लियर है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करते समय जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे उसी पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट मास के लिए टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग किसी रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। तो किसी रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क तथा एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए रिजिड बॉडी के रूप में हम एक रॉड को इमेजिन करके टॉर्क तथा एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रॉड के शेप में हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। क्लियर है। चूंकि यह रॉड एक रिजिड बॉडी है तो इसे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो और हमने इस रॉड को एन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ इमेजिन कर लिए। क्लियर है, ठीक है। और यह जो रॉड है इस एक्सिस को यदि हम लोग ए बी बोल दे तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है। तो जब यह रॉड इस ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा तो इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे और उन सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस ए बी एक्सिस पर ही लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। चूंकि हमने इस रॉड को एन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना है तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास पहला पार्टिकल है और इस पार्टिकल के मास को m1 बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यह पार्टिकल जो होगा वह कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। क्लियर है। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इस ए बी एक्सिस के इस पॉइंट पे लाई करेगा और इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है, ठीक। यदि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है और इस पार्टिकल के मास को यदि हम लोग बोल देते हैं m2 है, यह भी पार्टिकल जो होगा यह भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है। और इस सर्कल का भी जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीसरा पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास क्या है, m3 है। तो यह पार्टिकल भी क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्लियर है। और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह भी कहाँ लाई करेगा, इसी पॉइंट पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि जब यह रॉड इस ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल्स इस ए बी एक्सिस के इस ओ पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस m1 मास के लिए यह जो सर्कुलर पाथ हमने इमेजिन किया है, इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को हम लोग r1 बोल दे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह लेंथ क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग इस m2 मास के लिए यह जो सर्कुलर पाथ हमने इमेजिन किया है, इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को r2 बोल दे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक उसी तरह से हमने इस m3 मास के लिए यह सर्कुलर पाथ इमेजिन किया है और इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को r3 बोल दे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इस O पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, r3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इस रॉड पे लगने वाले नेट टॉर्क और उसके कारण उत्पन्न एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है। क्लियर है, ठीक। और साथ ही साथ हम लोग यह भी मान लेते हैं कि उसी इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वह अल्फा है। क्लियर है, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, उस इंस्टेंट पे इस m1 मास की इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को यदि इमेजिन करें तो हमें पता चलेगा कि एक फोर्स जो होगा वह टेंजेंट के अलोंग लगेगा, वह फोर्स क्या होगा, F1 होगा और इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर है, ठीक। और दूसरा फोर्स जो होगा वह इस सेंटर O के डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस रेडियस के R1 रेडियस के अलोंग लगेगा
और इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F2 बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। और यह जो F2 फोर्स होगा, यह F2 फोर्स क्या कहलाएगा, रेडियल फोर्स कहलाएगा। क्लियर है, ठीक उसी इंस्टेंट पे इस M2 मास पे लगने वाले फोर्सेस को यदि इमेजिन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इस M2 मास पे लगने वाला जो एक फोर्स होगा वह टेंजेंट के लॉन्ग होगा। क्लियर है, जिसे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, और यह फोर्स को, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, F1 डैश बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक। और ठीक उसी समय एक फोर्स जो होगा इस रेडियस के अलोंग सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं रेडियल फोर्स, और उस फोर्स को हम लोग इस केस में बोल देते हैं F2 डैश फोर्स। क्लियर है, ठीक उसी इंस्टेंट पे इस M3 पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को यदि हम लोग इमेजिन करेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि एक फोर्स जो है वह किधर लगेगा, टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, और उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और उसे हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, F2 डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक। और दूसरा फोर्स जो है वह इस रेडियस के लॉन्ग, यानी इस R3 रेडियस के लॉन्ग इस सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा, और उस फोर्स को बोलेंगे रेडियल फोर्स, और उस फोर्स को हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, F2 डबल डैश से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस M3 पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को यदि इमेजिन करें तो हमें यह पता चलेगा कि इस M3 मास पे एक फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। क्लियर है, जिसे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, और वह फोर्स जो होगा, और उस फोर्स को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, F1 डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है, ठीक। और इसी इंस्टेंट पे दूसरा जो फोर्स होगा वह फोर्स इस सेंटर O की ओर लगेगा, इस रेडियस के अलोंग। क्लियर है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल फोर्स बोलते हैं, और इस केस में रेडियल फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F2 डबल डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, F2 डबल डैश बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा पार्टिकल होता है, n पार्टिकल होता है, तो सभी पार्टिकल पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है और एक रेडियल फोर्स लगता है। क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इस M1 पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल दे, और इस M2 एक्सिस पे लगने वाले फोर्सेस का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल दे, इस M3 पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल दे, और इसी तरह से सभी पार्टिकल्स का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल दे, और सभी को हम लोग वेक्टरली ऐड कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस AB एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रॉड पर इस AB एक्सिस के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ है, तो टाउ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इस टाउ बराबर जो होगा वह इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जितने सारे फोर्सेस है सभी फोर्सेस का टॉर्क होगा। क्लियर है, प्लस इस AB एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाला जितने सारे फोर्सेस है सभी फोर्सेस का टॉर्क होगा, प्लस इस AB एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पे लगने वाले जितने सारे फोर्सेस है सभी फोर्सेस का टॉर्क होगा, प्लस इस तरह से इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाले सभी पार्टिकल्स का हम लोग क्या करेंगे, इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर देंगे, और सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें इस AB एक्सिस के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट होके मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट सबसे पहले हम लोग इस M1 मास का टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है, तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस M1 मास पर लगने वाला जो फोर्सेस देख रहे हैं वो कौन कौन सा फोर्सेस हम लोग देख रहे हैं, एक F1 फोर्स देख रहे हैं जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और दूसरा फोर्स जो है वह रेडियस के लॉन्ग सेंटर की ओर लग रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल फोर्स बोलते हैं, और इसे हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, ठीक है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस F1 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, F1 इंटू इस F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वही लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस AB एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह इस रेडियस के बराबर है, और रेडियस हमारे पास कितना है, R1 है, तो इस F1 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, F1 इंटू R1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस इस पार्टिकल पर इस रेडियस के लॉन्ग सेंटर के डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह क्या है, F2 है, यानी कि रेडियल फोर्स क्या है हमारे पास है, F2 है। तो इस F2 का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सिस हो और यहाँ पे कोई पॉइंट मास हो, और इस पॉइंट मास पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, और जब हम लोग इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन खींचे और यह लाइन ऑफ एक्शन हमें पता चल जाए कि इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के बाद जो टॉर्क होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस पार्टिकल पर इस रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कहाँ से होकर जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, हमें इस O पॉइंट से होकर जाता हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी कि इस F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है इस AB को इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं कि इस F2 का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस इस M2 पार्टिकल पे लगने वाले सभी फोर्सेस का इस AB एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट जब हम लोग देखेंगे कि इस M2 मास पे एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है जो कितना है, F1 डैश है।
क्लियर है, ठीक। और दूसरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस रेडियस के अलोंग सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर है, जिसे हम लोग रेडियल फोर्स बोलते हैं, और यह क्या है F2 डैश है, क्लियर है, ठीक है। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस F1 डैश का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, F1 डैश इंटू F1 डैश का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह यह लाइन ऑफ एक्शन है, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस AB एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस रेडियस R2 के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F1 डैश इंटू R2 लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस F1 डैश का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, F1 डैश इंटू R2 होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इस F2 डैश का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं इस AB एक्सिस के बाद, क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह जो F2 फोर्स है, यानी कि यह जो रेडियल फोर्स है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस O पॉइंट से होकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस AB एक्सिस को इस F2 डैश का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इस F2 डैश का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हम लोग इस M3 पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस का इस AB एक्सिस के बाद टॉर्क लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस M3 पार्टिकल पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह कितना है, F1 डबल डैश है, और दूसरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियस के लॉन्ग सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, जो क्या है, F डबल डैश है, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स F1 डबल डैश है और रेडियल फोर्स F2 डबल डैश है, क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग इस F1 डबल डैश का इस AB एक्सिस के बाद टॉर्क लिखेंगे तो कितना मिलेगा, F1 डबल डैश इंटू F1 डबल डैश का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, और वह होगा कितना, R3। तो इस F1 डबल डैश का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, F1 डबल डैश इंटू R3 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। प्लस अब हम लोग इस रेडियल डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है, इस फोर्स का इस AB एक्सिस के बाद टॉर्क लिखते हैं, क्लियर है। तो इस हम देख रहे हैं कि यह जो F2 डबल डैश है इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे जाएगा, हमें इस O से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। यानी कि इस F2 डबल डैश का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह AB को इस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इस F2 डबल डैश का इस AB एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे चौथा मास होता तो उस मास पे लगने वाले फोर्सेस का हम लोग टॉर्क लिख सकते थे, पांचवा मास होता तो उसका टॉर्क लिख सकते थे, छठा मास होता तो उसका टॉर्क लिख सकते थे, इस तरीके से जितना मास होता सभी का टॉर्क लिख सकते थे। तो प्लस डॉट 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 मूव कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जितने सारे पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स पे दो फोर्स लगेंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और दूसरा रेडियल डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे वो तो टॉर्क हमें दे रहा है, लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं वो टॉर्क, उसका टॉर्क कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जितने सारे पार्टिकल्स होता सभी पार्टिकल्स का टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो फोर्स जो लग रहा होता उसका तो टॉर्क हमें इसे भी एक्सिस के बाद मिल जाता, लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन में जो टॉर्क फोर्सेस होता उसका टॉर्क हमें इस AB एक्सिस के बाद कितना मिलता, 0 मिलता, क्लियर है, ठीक है। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर, ठीक। दूसरा चीज, अब हम लोग दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स F1 है और यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स F1 डैश लग रहा है, यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स F1 डबल डैश लग रहा है, तो इन ये तीनों टेंजेंशियल फोर्स जो है आपस में क्या है, पैरेलल है, क्लियर है, ठीक है। और इन तीनों टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस AB एक्सिस के अबाउट इस F1 का, इस F1 डैश का, इस F1 डबल डैश का जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वह भी क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस रिजिड बॉडी पे एग्जिस्ट करने वाले हर एक पार्टिकल्स पर लगने वाले टेंजेंशियल फोर्स का एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होता है उस टॉर्क का डायरेक्शन भी सेम होता है, क्लियर है। इसे आपको हमेशा याद रखना है, क्लियर, ठीक। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो F1 हम लोग कितना लिखेंगे, तो F1 क्या है, इस पार्टिकल पे लगने वाला टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, तो F1 बराबर होगा कितना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और यदि उस पार्टिकल का मास m हो तो उस पार्टिकल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वह फोर्स होता है m इंटू r इंटू अल्फा। कितना होता है, m इंटू आर इंटू अल्फा होता है, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग F1 डैश F डबल डैश के वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। यह जो m1 मास है, m1 मास किस रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, r1 रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, क्लियर है। और
इस समय इसका एंगुलर एक्सलेरेशन कितना है, अल्फा है। क्लियर है, ठीक। तो इस पार्टिकल पे लगने वाला यह जो टेंजेंशियल फोर्स F1 है, यह F1 कितना हो जाएगा, तो इस पार्टिकल का मास m1 है इंटू रेडियस कितना है r1 है, तो इंटू क्या लिखेंगे r1 इंटू एंगुलर एक्सलेरेशन इस समय कितना दिया गया, अल्फा दिया गया, तो इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यानी F1 कितना हो गया, m1 r1 अल्फा हो गया। क्लियर है, ठीक। ठीक इसी तरह से यह जो पार्टिकल m2 है, m2 पार्टिकल कितना रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, r2 रेडियस वाले इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। क्लियर है, तो इस m2 पार्टिकल पर जो टेंजेंशियल फोर्स इस कंडीशन में लग रहा है वह कितना है, F1 डैश है। तो यह F1 डैश होगा कितना, इस F1 डैश बाबा हम लोग क्या लिखेंगे, m2 इंटू m2 जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस हमारे पास कितना है, r2 है, तो इंटू क्या लिखेंगे, r2 इंटू इस समय जो एंगुलर एक्सलेरेशन है इस रॉड का वह कितना अल्फा है, तो इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, ठीक। इसी तरह से जब हम लोग m3 मास को देखेंगे तो यह m3 मास जो है वह इस r3 रेडियस वाले इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस m3 मास पर जो यह टेंजेंशियल फोर्स F1 डबल डैश लग रहा है यह कितना हो जाएगा, m3 इंटू या m3 मास का जो रेडियस है वह कितना है, m3 मास जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना हमारे पास r3 है, इंटू क्या लिखेंगे, r3 इंटू अल्फा लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग F1 डैश, F1 डबल डैश, F1 ट्रिपल डैश आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो F1 के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F1 के जगह पे क्या लिखेंगे, F1 के लिए मास कितना है हमारे पास, m1 है, r1 रेडियस कितना है हमारे पास, r1 है, m1 r1 इंटू अल्फा लिखेंगे। अब पहले से r1 मौजूद है, इंटू क्या हो जाएगा r1, जीरो को हटा देते हैं, जीरो जीरो ही हो गया, प्लस F1 डैश हमें कितना मिल गया, m2 r2 अल्फा मिल गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m2 r2 इंटू अल्फा लिखेंगे। पहले से एक r2 मौजूद है तो इंटू r2 लिख देंगे। क्लियर है, प्लस F1 डबल डैश कितना मिल गया हमें, m3 r3 अल्फा मिल गया, तो क्या लिख देंगे, m3 r3 अल्फा। अब पहले से r3 है तो r3 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू अल्फा। क्लियर है, ठीक है। हम लोग क्लियर है। अब हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं तो टाउ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से जब हम लोग अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हम बचेगा कितना, m1 r1 स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, m2 r2 स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, m3 r3 स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट 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 इंटू अल्फा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, तो m1 r1 स्क्वायर क्या होगा, इस पार्टिकल का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है, ठीक। m2 r2 क्या है, ये डिस्टेंस है, तो m2 इंटू r2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। m3 r3 क्या है, ये डिस्टेंस है, m3 इंटू r3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल का इस ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि m1 r1 स्क्वायर जो है वह इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है। m2 r2 स्क्वायर जो है वह इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है, ठीक है। m3 r3 स्क्वायर जो है वह इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस तरीके से हम लोग सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल दे और उनको हम लोग ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को आई लिख सकते हैं। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, टाउ बराबर आई अल्फा मिल गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि टाउ हमने किस एक्सिस के अबाउट लिखा है, इस ए बी एक्सिस के अबाउट लिखा है। आई किस एक्सिस के अबाउट लिखा है, इस ए बी एक्सिस के अबाउट लिखा है। अल्फा क्या है, इस रॉड का यानी कि इस रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कभी भी हम लोग किसी रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन को लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू आई अल्फा ही लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। जहां टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं उसी एक्सिस के अबाउट क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करते समय हमको क्या ध्यान में रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा जाएगा उसी एक्सिस के अबाउट क्या लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। क्लियर है, अबाउट सेम एक्सिस लिख देते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो टाउ बराबर हमें क्या मिलेगा, फाइनली आई अल्फा मिलेगा। क्लियर है। अब हम लोग टॉर्क से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। तो टाउ बराबर हम लोगों ने क्या सीखा है, आई अल्फा सीखा है। क्लियर है, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर वेक्टर लगा देंगे।
आई एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है, और अल्फा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर भी एक वेक्टर लगा देंगे, यानी कि टॉर्क वेक्टर बराबर आई इंटू अल्फा वेक्टर हो गया, क्लियर है, ठीक है। टॉर्क बराबर होता क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल होता है, क्लियर है। तो यह मेरा टॉर्क का जनरल इक्वेशन है, इसे हमें हमेशा याद रखना है, क्लियर, ठीक। इस इक्वेशन को यूज करते समय हम लोग यह ध्यान देंगे कि यह टॉर्क और यह आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम पॉइंट के अबाउट लिखे जाएंगे, ठीक है, या सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग टाउ इजकल टू आई अल्फा का यूज करेंगे तो टाउ और आई सेम पॉइंट के अबाउट या सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट पर आपको याद रखना है, यह टाउ इजकल टू जो आई अल्फा होता है यह केवल पॉइंट मास या रिजिड बॉडी के लिए ही वैलिड है, क्लियर है, ठीक है। जहां रिजिड बॉडी नहीं होगा वहां पे टाउ इजकल टू आई अल्फा नहीं लगाएंगे, क्लियर है। जैसा कि हम लोग एक थर्मस ले ले, उस थर्मस में पानी को भर दे और उस थर्मस को रोटेट कराना चालू कर दे, और उस समय हम लोग लगा दे टाउ इजकल टू आई अल्फा, तो उस समय टाउ इजकल टू आई अल्फा वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो पानी हम लोगों ने डाला है उस पानी के हर एक पॉइंट्स का जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो अलग अलग होगा, क्लियर है, ठीक। तो टाउ इजकल टू आई अल्फा जो यूज किया जाता है वह केवल पार्टिकल मास के लिए और रिजिड बॉडी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, टाउ इजकल टू आई अल्फा is valid only for particles and rigid body, क्लियर है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग टाउ इजकल टू आई अल्फा का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे जो टाउ लिखा जाएगा यह टाउ केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए ही लिखा जाएगा, क्लियर है, ठीक है। यानी कि टाउ इजकल टू आई अल्फा का यूज करते समय हम लोग जो टॉर्क लिखेंगे वह टॉर्क ओनली फॉर किसके लिए लिखेंगे, ओनली फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए लिखेंगे, ओनली फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए लिखेंगे, क्लियर है। यानी कि टाउ इजकल टू आई अल्फा का यूज करते समय टॉर्क जो होता है वह किस फोर्सेस के लिए लिखा जाता है, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए लिखा जाता है, क्लियर है, ठीक। यह जो टॉर्क होता है वह इंटरनल फोर्सेस के लिए 0 होता है, क्लियर है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में याद रखिए कि टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज 0, क्लियर है। तो टॉर्क जो होता है वह इंटरनल फोर्सेस के लिए ऑलवेज 0 होता है, क्लियर है, ठीक है। तो इसे आपको हमेशा याद रखना है कि टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज 0, क्लियर। हम लोगों ने यह देखा था कि टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जो होता है वह 0 होता है, क्लियर है। इस चीज को अब हम साबित करते हैं, क्लियर, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, इसका मास m1 है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट मास है, इसका मास m2 है, क्लियर है, ठीक। इन दोनों मासेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वह यह स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है, ठीक है। और हम लोग यह मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को, यह जो पार्टिकल है अपनी ओर एक इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है F1, क्लियर है, ठीक है। जबकि यह पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी ओर एक इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है F2 वेक्टर, क्लियर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार F1 वेक्टर जो होगा वह F2 वेक्टर के इक्वल होगा और अपोजिट होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों पार्टिकल्स को एक सिस्टम मानते हुए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि यह पॉइंट क्या है, मेरा O पॉइंट है, क्लियर है, ठीक है। O पॉइंट से इस M2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं R2 वेक्टर, क्लियर है, ठीक। जबकि इस पॉइंट से इस M1 मास का जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर को बोल देते हैं R1 पोजीशन वेक्टर, क्लियर है, ठीक है। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है उसे यदि हम लोग टाउ नेट बोले तो टाउ नेट हमें कितना मिलेगा, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या है, F1 है। तो इस F1 फोर्स का इस O पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस F1 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस इस
मास पर इस लगने वाला फोर्स क्या है, F2 है, तो इस O पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, R2 इंटू क्रॉस F2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, R1 क्रॉस, इस F1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस F2 लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस F2 लिख देते हैं। क्लियर है, ठीक, प्लस R2 क्रॉस F2। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग F2 वेक्टर को कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, R1 माइनस R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो R2 माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस ट्रिएंगल में ट्रिएंगल लॉ लगा देते हैं। यदि हम लोग इस पॉइंट को A बोले और इस पॉइंट को B बोले तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इजिली लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बराबर AB वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, AB वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, AB वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। तो AB वेक्टर मेरा किस डायरेक्शन में है, देखो यहाँ पे AB वेक्टर जो है मेरा वह इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में AB वेक्टर है। क्लियर है, और F2 वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, यानी कि F2 वेक्टर और AB वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, तो जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, टाउनेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, AB इंटू F2 इंटू साइन 180 मिल जाएगा। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि टॉर्क नेट जो होगा, नेट टॉर्क जो इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस जो होता है ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो यह प्रूफ आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर, ठीक।